हेलो, अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है। अब आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। ठीक है, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर हम ठीक है। अब हम इस सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार हम प्रश्न नंबर 31 की तरफ आते हैं। बीच में वॉइस रुक रही थी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने में, कल्पना करने में, योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थी में निहित भाषा में सांस्कृतिक विविधता को ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थी ऊर्जा का सरलीकरण करने में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए भी सही है और बी भी सही है, किंतु सबसे ज्यादा सही कौन सा है? ए है। और हम बार बार कहेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई जो है वो किससे समझती है? वो ए को समझती है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार का स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों का ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 के हिसाब से अगर देखा जाए तो करके सीखो। किस पर? करके सीखो, मैंने करके सीखने पर बल देता है। किसके हिसाब से? एनसीईआरटी 2005 के हिसाब से। अर्थात इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपका सी होगा। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 33 तरफ, जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं लाइव सेशन में, सभी लोग एक बार अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। इस क्लास को डेली समय से आप लोग क्लास में जुड़े रहा करिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। किसमें? विषय को बच्चों का अनुभव संसार जोड़ने, विमर्श सीखने में बढ़ावा देता है। उनकी ऊर्जा बचाने, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, आपका एकदम पूरी तरह गलत है। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलता को सुधार में, परिमार्जित करने में भी नहीं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे सही विकल्पों में से है वो आपका सी है और ए है। अब इन दोनों में से आपको ये बताना है कि 33 से सबसे सही उत्तर क्या है, क्योंकि सीटेट आपके अपने व्यक्तिगत उत्तर की तरफ जाना चाहता है कि उसके हिसाब से कौन सा विकल्प इन प्रश्नों के सही है। तो आप यहाँ पर और हम यहाँ पर ये पाते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा कि विषय को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श करने को, सीखने को बढ़ावा देता है। ठीक है, यहाँ पर और बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानना, ये भी यहाँ पे सही है। लेकिन बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, संसार के उनके ज्ञान को बाहर दुनिया से जोड़ना, ये कौन कहता है? ये एनसीईआरटी 2005 कहता है। ये कौन कहता है? एनसीईआरटी 2005 कहता है। इसलिए उस हिसाब से इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देने की उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। देख लीजिएगा यहाँ पे जहाँ तकनीकी शब्दों का आकलन आ जाए, ध्यान समझिएगा, आपको सारे विकल्प उत्तर आराम से मिल जाएंगे। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहे बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषा परिचित कराना, ये भी गलत हो जाएगा। पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सूचना और ज्ञान से बच्चों को बताना है। जब 3 विकल्प गलत हो गए तो यहाँ पे बचा क्या? बी, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा? बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये भी किसके हिसाब से? एनसीईआरटी 2005 के हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प सही होगा। कौन सा? बी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। सभी साथी जवाब देंगे फटाफट अंदाज में। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और कौशल विकास में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 35 का जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक पूछा है। तो बच्चों को खोजने की क्रियाओं को लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं को करवाना, संज्ञानात्मक कौशल करना, ये सकारात्मक प्रश्न है, जवाब है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सकारात्मक है। जीवन और पर्यावरण को सरोकार रखने पे मूल्यों का आत्मसात करना, ये भी सकारात्मक है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषा बोलना, ये नकारात्मक, इसलिए ये गलत है। और जो गलत है वही आपका सही होगा। इसलिए सवाल का जो सबसे सही और सबसे सटीक उत्तर होगा वो आपका ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने है। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने
पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान देना है, 4 विकल्प में से 3 है और एक नहीं है, और आपको वही नहीं है वाले जवाब देने हैं। जितने भी साथी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों तक। आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे सभी साथी। अगर प्रश्न नंबर 36 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें नहीं है पूछा है, बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों से विविधताओं का सम्मान करने के योग्य बनाना चाहिए, ये सही है। इसे बच्चों को समाज में एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में योग्य बनाना चाहिए, भी सही है। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली सही परिभाषा याद करने के योग्य, यही गलत है। मतलब यहाँ पर क्या है, ए जो गलत है वही आपका सही है। मैं आपको बार बार कहूंगा कि ए जो नकारात्मक है ये नेगेटिव शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजों को, तथ्यों को आप लोग याद कर लीजिए, इतनी चीजों को आप क्या करें, रट ले। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ, एक अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, धौलागिरी। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो जवाब देंगे। देखिए, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा, इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न नंबर 37 का जवाब आप स्वयं देख, आपके हिसाब से इस सवाल का जवाब क्या होगा। प्रश्न अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो माउंट K2 है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए होगा, माउंट K2, ठीक है, K2 होगा। सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अगला सवाल है आपका, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। ये सब एनसीईआरटी के पूरे फैक्ट है, ये सब पूरे एनसीईआरटी के पूरे फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए सवालों के जवाब देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के और अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए सवालों के जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। असम का है, एकदम सही जवाब है, असम का है। सी वालों के जवाब पूरी तरह सही है। राजस्थान का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का। तो सभी के आपको याद होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था वो बिहू असम का था। भूकंप का माप किया जाता है, सभी लोग फटाफट बताइएगा भूकंप किसमें मापा जाता है? बेफोर्ड पैमाना, न्यूटन है, रिएक्टर है, डेसिबल है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? रिएक्टर पैमाना, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो जवाब पूरी तरह से सही है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके एनसीटीई का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, विद्यालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या शिक्षालयों को अनुदान देना। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। एनसीटीई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा जरूर जब बता दीजिएगा आप लोग। तो एनसीटी का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे हम लोग को जानना होगा शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना, अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वे सभी साथी यहाँ पे जवाब फिर से देंगे। जी हाँ, प्रश्न नंबर 42 आप लोग को बताना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का उत्सर्जन करते हैं और हमें O2 देते हैं, इसलिए इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग का लगभग सही है। अगला है आपके सामने, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। प्रश्न नंबर 43 का सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। सृजनवाद में बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये शिक्षा बाल केंद्रित होती है, अर्थात सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है तो आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा
बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरे पेड़ पौधे कौन सी जो गैस है मुक्त करते हैं? 44 का जवाब सभी साथी देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए टेलीग्राम पर डेली क्लास के लिए, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन करके रखिएगा। जी हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। प्रश्न नंबर 44 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। जी यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अर्थात इस सवाल का जवाब सी सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। 45 से आज का 15वां सवाल है। सूर्य नगरी का नाम है। जयपुर कहते हैं, जैसलमेर को कहा जाता है, बाड़मेर को कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, अर्थात इस सवाल का जो जवाब होगा वो डी इसका सही है। अगला है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004, 1994, 1984, इसमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी 1994, अर्थात बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। आज का 47वां प्रश्न है, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी, सेटलिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, ये सभी लोग 47 का जवाब दीजिएगा। देखिए, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर का प्रयोग करते हैं, साइक्लोन कलेक्टर का, फैब्रिक फिल्टर का, अर्थात यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, ये सभी, माने डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लागू हुआ? देखिए, सभी लोग अपने क्लास में जुड़े रहिएगा, डेली इसी समय लाइव आना है। क्लास की टाइमिंग क्या सबको पता है? जरा कमेंट करके बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुई? यहाँ पे देखिए सी होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी 1973। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है 49, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये सभी। तो सभी लोग जवाब देंगे प्रश्न नंबर 49 का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जी हाँ, नेशनल ज्योग्राफी के लिए भी कहेंगे, डिस्कवरी के लिए भी कहेंगे, एनिमल प्लैनेट के लिए भी कहेंगे, अर्थात ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है आज का ये अंतिम सवाल है और यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ लेंगे। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि टेलीग्राम पर आप सभी साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पे सभी क्लासें मिल जाएंगी। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऐप है वो आज ही आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिएगा। कि प्रजाति का अर्थ क्या है? कि प्रजाति का अर्थ क्या है? वे अवयव जिसमें औसत से ज्यादा कार्बन होता है, ये जीवन जिनकी जनसंख्या पर्यावरण की धारक क्षमता के निकट है, वे अवयव जो खाद्य जल में विशेष महत्वपूर्ण अर्थात मुख्य प्रजाति हैं, वे जीवन जो खाद्य प्रजातियों में नीचे हैं। प्रश्न नंबर 50 का जवाब दीजिएगा। कल फिर इसी समय हम लोग लाइव आपके सामने मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको नोट्स संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी। ई लर्निंग विद दुर्गेश पे सभी नोट्स उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एनसीईआरटी की नोट चाहिए तो एनसीईआरटी की सभी नोट्स 6 to 12, 6 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के नोट ई लर्निंग विद दुर्गेश की हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में है, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर है। समय से आप लोग आइएगा और सारी क्लासेज को पढ़ते रहिएगा। क्लास अभी छोटी है, आप लोग संख्या बढ़ाइए, ज़्यादा संख्या होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्लास की सीरीज है उसे और बड़ा करने का। यहाँ पर है ये जीवन जिनकी जनसंख्या पर्यावरण के धारक क्षमता के निकट है, अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। प्रजाति का अर्थ क्या है? आज का आपका सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस विषय में सम्मिलित करते हैं? भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान को। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग इस सीरीज के आगे से शुरू करेंगे। देखते हैं आपका साथ बना रहे। और इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगी। जैसे क्लास खत्म होगी इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट
NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002।